सबसे पहला कॉन्सेप्ट चार्जेस। दो टाइप के होते हैं चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का नाम क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का नाम? ये चार्जेस का सिंबल क्या होता है? कैपिटल या स्मॉल दोनों यूज होते हैं, दोनों यूज होते हैं। इसका सिंबल है, इसका नेचर है। सिंबल मैंने बताया क्यों है, नेचर है पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसकी वैल्यू भी होती है। वैल्यू मतलब इसको तुम मेजर कर सकते हो कि चार्ज की क्वांटिटी कितनी है। तो मतलब इसको जब मेजर करेंगे तो हमें ऐसा यूनिट भी लगेगा, कूलॉम, कूलॉम, नॉट कूलम। ओके, एसआई यूनिट का सिंबल क्या है? ठीक है, 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलॉम चार्ज होता है? एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? सॉरी, +19 somebody said। पावर में +19 आएगा। एक्चुअली माइनस यहां आना चाहिए और प्लस यहां आना चाहिए, क्योंकि उनका जो नेचर है ना पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी वजह से चार्ज के वैल्यू के आगे नेगेटिव और पॉजिटिव लगता है। पावर में कोई फर्क नहीं है। पावर मीन्स क्वांटिटी, दैट इज 0.00000, ऐसे 19 स्पेसेस होते हैं, डेसिमल स्पेसेस, प्लेसेस। ठीक है, सो पावर -19 ही रहेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे बहुत ही माइन्यूट चार्ज रहता है, बट आगे प्लस या माइनस लगता है बिकॉज नेचर अलग है चार्जेस का। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्जेस? उल्टा बोला, लाइक चार्जेस। हाँ सही बोला। ओके, हाइपर मत हो जा। लाइक चार्जेस, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया चार्जेस। या yes, charges are always conserved. Yes, yeah, it is a scalar quantity. Charges are of scalar nature, they do not have any direction associated with them. ठीक है, चार्जेस के बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी हमने पढ़ी है वो है करंट और इलेक्ट्रिक करंट। इसका डेफिनेशन याद है किसी को? नितेश, तुम्हें पता था नितेश आज हम इलेक्ट्रिसिटी का आज हम इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करने वाले थे? पता था? नहीं पता था? हाँ तो कब देखा मैसेज? हाँ, 1 बजे मैसेज देखा, फिर क्या किया तूने? फिर तू डायरेक्ट क्लास में आ गया और बीच में टाइम पास किया तूने। हाँ ऑफ कोर्स, नेक्स्ट टाइम तुम अगर मेरे डाउट सॉल्विंग में बैठ रहे हो तो जो भी चैप्टर का डाउट सॉल्विंग या रिवीजन या जो भी हम करने वाले हैं उसका बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक नॉलेज लेके आना है यहाँ पे, ऐसे मुंह उठा के नहीं आना है। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन सुन लो मेरी। अगर कोई ऐसे ही आ गया तो मैं भगा दूंगा, कोई मतलब नहीं है ऐसे आने का। इट इज लाइक यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी। टाइम पास थोड़ी चल रहा है, हम साथ में काम करने के लिए आए यहाँ पे। मैं तुम्हें सर्व नहीं कर रहा हूं, याद रखो। ठीक है, यहां पे रेडी होके आना है तुम्हें। ठीक है, हाँ भाई बताओ, करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन बताओ। तू भी रेडी होके नहीं आया है मानस? अमेजिंग सरप्राइज यू आर गिविंग मी। कनिष्का,
बकवास मत करो यार। तुम सब समझ लो एक बात, जो भी तुम्हारा टारगेट है एग्जाम में जितना मार्क्स स्कोर करना है, एक चीज समझो, अगर तुम कोई भी चैप्टर में कोई भी सब्जेक्ट में डेफिनेशन लिख रहे हो तो वो वर्ड टू वर्ड होनी चाहिए टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में। अगर नहीं हुई या टेक्निकल वर्ड्स मिसिंग है तो तुम्हें 0 मार्क्स मिलेगा। और ये एग्जाम तुम्हारी रिटर्न है, रिटर्न टिक नहीं करके आना है। उसमें भी पता नहीं क्या निकाला है तुमने, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। लेकिन ये बाकी आईसीएसई वालों का जो रिजल्ट है उन लोग की हालत खराब है। ठीक है, सो एमसीक्यू में तो छोड़ ही दो, बट थियोरेटिकल में ऐसी चैलेंजेस तुम्हें आएगी जहां पे तुम अगर इफ यू आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, इफ यू डोंट हैव टेक्सचुअल नॉलेज और टेक्सचुअल टेक्निकल वर्ड्स डेटाबेस विथ यू, then you cannot form definition. If you cannot form definition in textual language, your marks are cut straight away. तो वो तैयारी के साथ आना। चारुल बताओ करंट का डेफिनेशन। बस बेटा बस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बस इतना ही लिखना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसको हम और एलैबोरेट कर सकते हैं, चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड। ठीक है, इसको भी इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, बट चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर सेकेंड और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो बोलना बहुत जरूरी, तो ही मार्क्स मिलेंगे। करंट का सिंबल क्या है? करंट का सिंबल है कैपिटल आई। करंट का फॉर्मूला क्या है? करंट का एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर का सिंबल क्या है? कैपिटल ए। करंट को मेजर कैसे करते हैं? एमीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं? इन सीरीज इन द सर्किट, so that it allows all the charges to flow through it and measures the current appropriately, right? करंट सॉरी एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? लो मिनिमम, उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होना चाहिए ताकि इट अलाउज ऑल द चार्जेस टू फ्लो थ्रू इट। और एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो करंट मेजर करता है? गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, करंट के बारे में इतना सब। हाँ तू कुछ बोल रहा था कौशल, इससे पहले कुछ आता है तूने बोला? नहीं, मैं पहले करंट बता रहा हूँ, अब मैं वोल्टेज बताऊंगा। ठीक है, करंट हो गया, अब हम जाते हैं वोल्टेज की तरफ। वोल्टेज बेसिकली, यस, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी भी डेफिनेशन है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। कौन बताएगा? वर्ड टू वर्ड बताएगा, बता। वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ सर्किट is known as the potential difference between those 2 points. पूरा फुल बोलना है। Potential difference between 2 points in a circuit is equal to the work done in moving a unit positive charge from one point to another in that circuit. वो सब theoretical definitions है। हम जब, सुनो मेरी बात, हम जब potential difference define करेंगे, stick to one definition. They will not mention electric, they will not mention anything. Stick to one definition. One definition is with respect to circuit, 2 points in a circuit. You will never lose marks. Infinity वाला जो definition है ना, that is you can say theoretical definition. हम practical definition की बात करेंगे। Work done, potential difference between 2 points in a circuit is equal to the work done in moving a unit positive charge from one point to another in a circuit. यहां भी एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, वो कौन सा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं किया जाता, हम क्या मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को, विच इज नेगेटिव। बट फिर भी वी हैव टू स्टिक विद दिस मच थियोरेटिकल एस्पेक्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ कन्वेंशनल सिस्टम, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, विच इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस।
इसका फॉर्म, इसका सिंबल क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का? फॉर्मूला क्या है? करेक्ट। इसका एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट। इसका सिंबल क्या है एसआई यूनिट का? स्मॉल वी। स्मॉल वी और कैपिटल वी? नहीं 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 लिख सकते, एक ही लिखना है, स्मॉल या कैपिटल। हाँ हाँ ऐसा बोलो, एक ऐसा ही बोलना है। जब पूरा नाम लिखते हैं ना तो स्मॉल वी से लिखते हैं, वोल्ट्स, स्मॉल वी से, लेकिन सिर्फ सिंबल कैपिटल होता है, सिर्फ सिंबल कैपिटल होता है। पूरा नाम लिखते हैं तो स्मॉल में लिखना है, याद रखना। अच्छा एक चीज तो भूल ही गया, डिफाइन 1 एम्पियर। The amount of current when one coulomb of charge flows through a wire in 1 second, the current is said to be 1 ampere. Right. When 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second through its cross sectional area, it's known as, the current is flowing is known as 1 ampere. और इसको और रिफाइन कर सकते हैं हम लोग, that when a charge of 1 coulomb flows through unit cross sectional area of a conductor in 1 second, then the current is said to be of 1 ampere. 1 volt को डिफाइन करो। Raise your hand who wants to attempt so that there is no confusion. हाँ बोलो। 1 second no. थोड़ा और अच्छा इसको बना सकते हैं। Potential difference between 2 points in a circuit is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in moving a unit positive charge from one point to another. ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना? तो अच्छे से इसको फ्रेम करके याद करो, ठीक है? सॉरी, यू रिपीट। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, बनाओ डेफिनेशन, बनाओ। In a circuit, when 1 joule of work is done, charge, ठीक है? ओके, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। मेजर कैसे करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को? सॉरी, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में? पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं? रेजिस्टेंस हाई होता है इसलिए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है करंट? तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? क्यों पैरेलल में कनेक्ट करते हैं? रीजन क्या है? अरे रे 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 रे, ये वोल्टेज मेजर करना है अपने को। वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं? देखो क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट करने से हर अप्लायंस जितना नेसेसरी करंट है वो ड्रॉ कर सकता है। नेसेसरी का मतलब पता है? नेसेसरी का मतलब मोर नहीं होता है, लेस भी नहीं होता, एज मच एज इट रिक्वायर्स होता है नेसेसरी का मतलब। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर में से ज्यादा करंट फ्लो करना चाहिए या कम? कम करना चाहिए। क्यों कम करना चाहिए? बिकॉज इट मेजर्स द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स। मतलब ये जो वोल्ट मीटर है उसके दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये दोनों टर्मिनल्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है उसके बीच का डिफरेंस मेजर करना है अगर मुझे,
ठीक है, तो क्या रिक्वायरमेंट क्या है कि उसके थ्रू जितने भी करंट जितना भी फ्लो हो रहा है वो उसकी नेसेसिटी के हिसाब से हो। अब वोल्ट मीटर की नेसेसिटी है कि उसमें से कम करंट फ्लो हो सके ताकि वो और एक्यूरेसी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। अब करंट अगर कम फ्लो करवाना है हाई एक्यूरेसी के लिए तो हम उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। क्यों? पैरेलल में कनेक्ट करने से जितना नेसेसरी है उतना ही करंट जाएगा। अब पैरेलल में जब हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो what is the necessity of current which can flow through it? Less. So only less amount of current will go towards itself and it can measure the potential difference between the terminals very effectively and accurately. ठीक है? So to measure the potential difference accurately, it is connected in parallel so that the amount of current going through it will be less due to its high resistance. सीरीज में अगर कनेक्ट कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा पता है कि एक तो एक ही सिंगल पाथ है, सो देर इज नो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स between which you are measuring potential difference. You are just inserting it in between the circuit. और एक ही पाथ है तो सारे इलेक्ट्रॉन वहीं से गुजरने वाले, मतलब करंट नेसेसिटी के हिसाब से नहीं कंपल्सिटी के हिसाब से फ्लो कर रहा है। कंपल्सरी है ना, इलेक्ट्रॉन्स को तो फ्लो करना ही है, बट अगर पैरेलल में है तो जितना जरूरी है उतना ही करंट जाएगा उसमें से, विच इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ करंट शुड फ्लो थ्रू वोल्ट मीटर, और इसके लिए उसको पैरेलल में कनेक्ट करता है। ठीक है, फॉर्मूला हो गया, सब कुछ हो गया, इसका वोल्ट मीटर भी हो गया। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो एमीटर से ज्यादा होता है। Yes. Ammeter has to have a low resistance because ammeter has to measure the rate of flow of charges flowing through it, whereas voltmeter has to measure the amount of charges accumulated across its ends. दोनों टर्मिनल के अक्रॉस कितने चार्जेस एक्यूमुलेटेड है उनका डिफरेंस मेजर करना है, उसके थ्रू चार्जेस फ्लो ज्यादा नहीं होंगे तो ज्यादा अच्छा है, और इसीलिए पैरेलल में कनेक्शन करना चाहिए वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद आता है तो मेजर क्वांटिटीज अब रेडी है तुम्हारे पास। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी Q के साथ, फिर आ गया I, फिर आ गया V, अब आएगा R। What is R? R is a symbol for? What do you mean by resistance? The property of opposition. To? Opposition to flow of current. फिर से बोलो। It is the value to measure the obstruction of flow of current. Measure the obstruction. It is the obstruction offered by the material of the conductor to the flow of the current, or the opposition offered by the material to the flow of the current through it. Resistivity. अलग है। तो आप मटेरियल बोला, मटेरियल रेजिस्टिविटी तो Okay. What if I tell you? मैं आऊंगा रेजिस्टिविटी पे आऊंगा, तब बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस है। रेजिस्टेंस भी मटेरियल पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी बहुत सारी दूसरी चीजों पे डिपेंड नहीं करती है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी इज ओनली मटेरियल ओरिएंटेड, बट रेजिस्टेंस ऑल्सो रिलेट्स टू द मटेरियल। मैं बताता हूं कैसे। अगर मैं तुम्हें दो कंडक्टर के एग्जाम्पल दे दूं, एक है लेट्स से कॉपर और दूसरा है नाइक्रोम, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है ड्यू टू इट्स मटेरियल एज वेल, मतलब रेजिस्टेंस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। जनरली जो इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड विथ द गुड कंडक्टर्स, उनका रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे, पहले रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस को जब डिफाइन करते हो तो यू विल
write that resistance is the obstruction which is offered to the flow of electrons by the conductor. अब कंडक्टर जब बोलता हूं तो कंडक्टर के सारे एट्रीब्यूट्स आ गए, उसका मटेरियल भी आ गया, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आ गया, उसकी लेंथ भी आ गई, उसका टेम्परेचर भी आ गया, सब कुछ सब पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर. सीधा कंडक्टर बोल दोगे तो भी अच्छा है. ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस. अब ये रेजिस्टेंस का पीछे का कॉन्सेप्ट कोई बता सकता है? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं. व्हाई इज देयर समथिंग विच इज नोन एज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्यों होता है? व्हाई देयर इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रेजिस्टेंस? Difference in conductivity. So every time current flows through. One second. Let me ask him. What do you mean by that? तो मतलब ऐसे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जिनमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास कर पाएंगे, कुछ रेजिस्ट करेंगे. क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? कोई सब्सटेंस में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो स्मूथ होता है, वो ज्यादा इजीली होता है, और कुछ सब्सटेंस में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना इजीली नहीं. यस. So, I remember vaguely, is it about like the graph of volt and current? Oh yeah, but that's not the reason. The graph is not at all the reason. Okay. Right now we cannot talk about the graph. That is not the valid reason. क्यों होता है रेजिस्टेंस? किसी भी मटेरियल में, कंडक्टर में क्यों होता है रेजिस्टेंस? उसके पीछे का रीजन क्या है? रेजिस्टेंस क्यों होता है? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी. या व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? या प्लीज एक्सप्लेन. ऐसे वन वर्ड आंसर मत दो. एक्सप्लेन ना, फ्रिक्शन क्यों होता है? Sir, maybe because some wire shows. Let's take example of two wires. One is insulator and one is conductor. So because metallic property is more in conductor, it flows, but metallic property is very less or What zero is in metallic property? What Sir, is? because What do you mean by metallic property? Let me tell you. अरे यार, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो चीजों को? What is current? Flow of charges. What is resistance? Obstruction to this flow. What is the reason behind obstruction? Necessary amount of current. कुछ भी तुम नहीं रिवाइज करके आए, ऐसे टाइम पास करके आ गए. The obstruction to the flow of electrons is because of the charged particles or uncharged particles or atoms or molecules present within that substance which do not flow on the application of potential difference. कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जैसे प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो भी तो होते हैं, उनके थ्रू फ्लो करना पड़ता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को. फ्लो कौन करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए जो स्पेस, नेसेसरी स्पेस होती है, वो फ्री नहीं होती है, हमेशा कुछ दूसरे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये उनके पाथ में बीच में आ जाते हैं, तो ये उनसे टकराते हैं. जब वो टकराते हैं उससे, जब उनका कोलिजन होता है, इसी को तो हम ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं. सो कोलिजन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़े मोमेंटरीली रुकते हैं, फिर से फ्लो करना शुरू करते हैं, फिर कोलाइड करते हैं, फिर रुकते हैं, फिर फ्लो करते हैं. तो ये कंटिन्यूअस, देयर इज अ, यू कैन से लॉस इन मोमेंटम एंड देन अगेन due to the potential difference there is a gain in momentum and the movement continues of charges, the flow continues, but it is intermittent, it is not smooth, it is intermittent. So ये जो intermittentness है, इसी को तो हम resistance बोलते हैं. तो क्यों है ये? Because of the particles which are stationary, which opposes the flow of electrons.
ये इसका रीजन है इसके पीछे का, ठीक है। रेजिस्टेंस इसकी वजह से होता है। ओके, अब ये जो रेजिस्टेंस है इसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन अमोंग रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ये तीनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नहीं 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 नहीं, V इज इक्वल टू आई आर, या V अपॉन I इज इक्वल टू R, या I इज इक्वल टू V बाय R। ये तीनों एक ही चीज है, राइट। और ये किसने एस्टेब्लिश किया था? पूरा नाम बताओ यार, रिस्पेक्ट से नाम लेना एकदम। जॉर्ज साइमन। वेरी गुड, जॉर्ज साइमन ओम। ही वॉज फ्रॉम Germany. He was from Germany and named the SI unit of resistance is named after him. What is the SI unit of resistance? Whose symbol is omega. तो मतलब रेजिस्टेंस का सिंबल, मतलब रेजिस्टेंस के SI यूनिट का सिंबल ओम है। रेजिस्टेंस का सिंबल R है, रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम है, और रेजिस्टेंस के SI यूनिट ओम का सिंबल ओमेगा है, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि व्हाट इज ओम्स लॉ, वर्ड टू वर्ड। यस प्लीज, आई एम वेरी हैप्पी। Current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference which is connected to सही है, बिल्कुल सही है। and your temperature remains the same. Absolutely correct. You ended properly. Very nice. The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor, provided that and temperature of the conductor remains constant. Very good. Smile के साथ end कर दिया उसने आंसर। Very nice. So that is Ohm's law. Very important. Ohm's law का derivation पता है? जो तुमने बोला उसको मैथमेटिकली लिखना है। टू I एंड प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, इक्वालिटी आएगी, और प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा विच इज R। तो V इज इक्वल टू IR, फॉर्मूला रेडी हो गया, राइट। अब ये जो रेजिस्टेंस का SI यूनिट है विच इज ओम, 1 ओम को मैं बोल सकता हूं 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, है ना। R की जगह ओम डाल दो, वोल्ट, V की जगह वोल्ट डाल दो, I की जगह एम्पियर डाल दो। तो कैन यू डिफाइन 1 ओम? रेज योर हैंड, एवरीबडी शुड गेट चांस। यू वांट टू ट्राई? प्लीज ट्राई। 1 ओम। पहले करंट फ्लो नहीं होता, पहले पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है। Applied where? Applied across the ends of the conductor. ठीक से फ्रेम करो। हाँ, the resistance in the conductor or of the conductor is said to be of 1 ohm. When 1 volt of potential difference is applied across the ends of the conductor, due to which the current flowing in the conductor is 1 ampere, then the resistance of the conductor is said to be, ये भी हो गया, ठीक है। सो ये हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, 4 या 5? 4। एक एक करके नाम बताओ भाई। हाँ बताओ, तुम्हारा तो फेवरेट चैप्टर है ना, टेस्ट में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए तुमको इसके। पहले जब ली थी याद है क्या हुआ? बोलो। फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। नंबर 1, एक फैक्टर। नेक्स्ट टाइम जो भी यहाँ पे ऐसे ही बैठे हैं, प्रिपेयर करके नहीं आए ना, सीधा बाहर भेजूंगा और फिर एंट्री नहीं दूंगा रिवीजन क्लास में। और ये जो भी ऑनलाइन बैठ के मूवी देख रहे हैं, आराम से देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, तुमको कोई कन्वर्सेशन का चांस मैं नहीं देने वाला हूं जब तक तुम मेरे क्लास में नहीं आते।
मैं नहीं बोल रहा हूँ हर क्लास में आओ, लेकिन एटलीस्ट आओ तो सही यार, कभी तो आओ। कब तक घर पे बैठोगे तुम लोग? सारी टेस्ट ऑफलाइन होने वाली अभी, ठीक है। सो वो कन्वर्सेशन करना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हो ये लोग जो रिस्क लेके बैठे हैं, मैं उनको पहला चांस दूंगा। तुम लोग को अगर ये इंटरैक्शन का पार्ट बनना है तो यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। यस मैम, सॉरी। हाँ, सेम चीज जो कल किया। यस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हाउ इज रेजिस्टेंस डिपेंडेड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर? व्हाट इज द रिलेशनशिप? मुझे वो दिन याद आ रहा है जब तुम्हारा इंटरव्यू लिया था मैंने। तुम्हें आ रहा है कि नहीं वो याद? फिर मौका नहीं मिला हमको। आज उस दिन के बाद आज मौका मिल रहा है। वी आर फेस ऑफ, फेसिंग ईच अदर अगेन। यस बॉय। नहीं, पहले वो लेंथ वाला समझा मुझे। लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? Okay, yes, that is the right way of saying. The resistance is directly proportional to the length of the conductor. Can anyone explain why? Yes. तो जो आपने बताया कि ऑक्सीडेशन आता है, तो लेंथ अगर बड़ा हो तो ज्यादा ऑक्सीडेशन आएंगे। Exactly. जितना ज्यादा लेंथ उतने ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन फेस करने पड़ेंगे एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने के लिए। सो लेंथ के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, वो जो नेचुरल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का दूसरा नाम क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम थिकनेस भी बोलते हैं। थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। क्या रीजन बता? सेम नहीं, तुम बोलो। अगर एरिया ज्यादा है तो ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा। तुमने इनवर्सली बोला ना, तुमने इनवर्सली बोला ना। एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा ना, इनवर्सली है तो। इनवर्स, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। अगर थिकनेस ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जो कंडक्टर की सरफेस है, वो सरफेस पे मोस्टली जो चार्जेस है वो फ्लो करते हैं। वॉल्यूम के थ्रू कंपैरेटिवली कम चार्जेस फ्लो करते हैं, सरफेस के थ्रू ज्यादा चार्जेस फ्लो करते हैं। सरफेस के थ्रू इसलिए बिकॉज ये सारे आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो जल्दी फ्री हो जाते हैं, वो सरफेस पे आ जाते हैं और सरफेस पे फ्लो करते हैं। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा थिकनेस बढ़ने से। सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब रेजिस्टेंस कम, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं फेस करना पड़ेगा। ठीक है। सो थिकनेस बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है? तुम यहाँ पे बैठ सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा इनका लेक्चर शुरू, पीछे जगह है, यू कैन मूव दैट स्टफ। क्या? बस हो रहा है अभी, हो गया, हो जाएगा। हाँ सही है, 5 o'clock हो जाएगा। मेरा भी दूसरा लेक्चर है। हाँ ठीक है, मैं ले लूंगा, मैं ले लेता हूँ। यू कैन पुट इट डाउन, समबडी विल टेक इट। और फैक्टर बताओ जल्दी जल्दी। टेम्परेचर पे कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? व्हाई? क्योंकि वो पार्टिकल्स जो होते हैं कंडक्टर के, वो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे अलग। इंग्लिश में बोलना। कैसे बोल? अबे तू आई लव यू थोड़ी बोल रहा है, कैसे बोल? इंग्लिश बहुत अच्छी है तेरी भाई, यूट्यूबर है तू, गेमर है तू, हिंदी में गेमर है तू। चल बोल, जल्दी बोल। मैं सुन रहा हूँ मैं। सेपरेट, ये सब घटिया टर्मिनोलॉजी बिल्कुल यूज नहीं करनी है। सुनो मेरी बात, सुनो। तुम्हें पता है क्या होता है, लेकिन यू आर नॉट, अगेन द सेम प्रॉब्लम,
यूजिंग टेक्सचुअल नॉलेज। टर्मिनोलॉजीज राइट नहीं है तुम्हारी। तो पहले ये समझो कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से होता क्या है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो पार्टिकल्स है दे एब्जॉर्ब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल आती कहां से है मैं बताता हूं। पोटेंशियल आती कहां से इनके पास, जो टेम्परेचर में जो हीट एनर्जी है ना वही उनको पोटेंशियल एनर्जी देता है, और ये पोटेंशियल एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि ये काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। सो एंड रिजल्ट इसका काइनेटिक है। मतलब डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं हीट एनर्जी टू पोटेंशियल टू काइनेटिक। इसको अगर हीट टू काइनेटिक बोला तो भी करेक्ट है। पहले वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी और फिर काइनेटिक एनर्जी में जब कन्वर्ट होती है पार्टिकल्स की एनर्जी, आफ्टर एब्जॉर्बिंग द हीट एनर्जी दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग vigorously. When they start vibrating, remember only electrons are not vibrating, but the immobile particles like protons, neutrons, molecules, atoms, everything is vibrating. So if the vibrations are so vigorous that the flow of electrons cannot happen regularly, more obstructions will be offered to the flow of electrons, hence the resistance will increase. थोड़ा अच्छे से explain करो। सी रेफरेंस बुक है, रेफर करो। रेफरेंस बुक है ही इसलिए कि ताकि तुम रेफर कर सको उसको। तो तुम एस चांद रेफर करो, मैंने जो पीडीएफ दी है वो रेफर करो, एनसीईआरटी रेफर करो, और फिर एक फ्रेम करो आंसर तुम्हारे माइंड। रट्टा मारने की बात किसी को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन टेक्सचुअल वर्ड्स नहीं है तुम्हारे पास तो मत सोचना कि तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। बिकॉज मेरे पास नॉलेज है तो मेरा मार्क्स क्यों करता है, मुझे तो पता ही नहीं मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है। क्लासिक सुनता हूं मैं बहुत लोगों से, मुझे तो पता ही नहीं मेरी गलती कहां हुई है। तुम्हें नहीं पता तो क्या मतलब मेरे को पता है क्या, मैं लिखता हूं क्या तुम्हारा पेपर? अवेयरनेस की कमी है तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम्हें नहीं पता चलता कि तुम क्या लिख रहे हो। तो जो लिखते हो उसका सोर्स वैलिड होना चाहिए, वो माइंड से वर्ड नहीं निकालना है, उसके पीछे टेक्सचुअल नॉलेज रखो, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। कितने लेंथ बोल दिया हमने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल दिया, टेम्परेचर बोल दिया, लास्ट वाला मटेरियल। मटेरियल पे रेजिस्टेंस क्यों डिपेंड करता है? यस यस मैम। हाँ मेरे साथ रोज होगा वही 230 होगा, 230 to 4 होगा मेरे साथ। हाँ आपको अगर लेना है आगे पीछे कल लेना है, सुन लो भाई, 9 CBSE नहीं, सबसे पूछ लो, वो अकेला लीडर नहीं है, सबसे पूछ लो। या इसको कुछ बोलना है, बोल बोल। हाँ फुल सिलेबस। मुझे तुमने किया ना वहां पे, मुझे नहीं, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? तुम बोल रहे हो वो तो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस भी करता है, कैसे करता है मुझे जानना है। कौन बता सकता है? यस नहीं, हाथ नहीं उठा, हाथ में प्रॉब्लम। टू व्हाट? टू मटेरियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मटेरियल। Directly proportional to the material of the object. Whatever you're saying doesn't mean shit. Right? Resistance is proportional to directly proportional to material. Resistivity. Even that doesn't mean anything. हाँ भाई, very good, very good. This is what I was hoping to hear. Number of free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके पास ज्यादा होते हैं? गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स हैव मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन पुअर और बैड कंडक्टर्स। सो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना स्ट्रॉन्गर फ्लो, जितना स्ट्रॉन्गर फ्लो उतना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा करंट रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स तुम्हें पता ही है क्या होगा, कम होगा।
अगर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होंगे तो मतलब करंट कम होगा, करंट फ्लो कम होगा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। So the non-metal will be very very like this much superconductor. वाई? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन? Like that, the electrons are not bounded; they are not stable. No, you don't know what is free electron. Free electrons are the number of electrons present in outermost shell only if they are 1, 2 or 3 in numbers. बाकी अगर ज्यादा हो गए 1, 2, 3 से तो फिर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगी उन सबको। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आउटरमोस्ट शेल में होते हैं और 1, 2 और 3 होते हैं, तभी उनको फ्री नाम दिया जाता है। फ्री इसलिए बिकॉज वो डोनेट हो सकते हैं, उससे ज्यादा डोनेट नहीं हो सकते। डोनेट नहीं हो सकते तो फ्लो कैसे होंगे, समझा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे मटेरियल को जज करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ नहीं होता। सो इट इज एक्चुअली resistance depends on the material, since we are talking about the number of free electrons, and that is definitely different for different materials. For metals it is more, for non-metals it is less or nil. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम ऐसा करेंगे कि जो तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर मैंने जो भी सेशन रखा है मेरे साथ, उसके आगे पीछे मैं एक सेशन एडजस्ट करूंगा, चाहे वो पेपर सॉल्विंग सेशन हो या टेस्ट हो, मैं एडजस्ट करूंगा आगे या पीछे। जो मैंने तुम्हें शीट भेजी है ना, उसमें सारे टाइमिंग्स हैं, उसके आगे या पीछे, मतलब वो सेशन के पहले या बाद में तुम्हें एक्स्ट्रा बैठ के मेरे साथ ये खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर हुआ नहीं है अपना, सिर्फ शुरुआत हुई है रेजिस्टेंस, अभी तो आगे करना है। लेकिन तब तक मैं तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूँ, प्लीज रिवाइज एट होम। ऐसे ब्लैंक नहीं आओ यहाँ पे, ब्लैंक आओगे तो बहुत टाइम लगेगा खत्म करने के लिए। रिवाइज करके आओगे तो फटाफट डाउट्स पे जा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है तुमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा इस चैप्टर में। मुझे तो न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करना है, लेकिन कब करूंगा, जब तुम कुछ करोगे। तुम करो रिविजन शुरू, इसका PYBQ आज भेज देता हूँ, नहीं अभी भी फिर से भेज देता हूँ। किसी ने नहीं किया या किसी को दूसरी बार करना है, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, डू इट ना, डू इट अगेन। एटलीस्ट रिवीजन उस बहाने शुरू होगा तुम्हारा, और तुम वैलिड क्वेश्चंस करोगे। फालतू फिर यहां से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, PYBQ कर लो, मोर देन एनफ है रियली। ठीक है, वो फिर से भेज रहा हूँ, शुरू करो, रिवीजन शुरू करो, और जो भी आगे के सेशंस है अच्छे से अटेंड करो, रिवाइज करो अपने आप को। मैथ्स भी करेंगे, सब करेंगे, टेस्ट भी करेंगे, पेपर सॉल्विंग भी करेंगे, भी तो बहुत दिन है हमारे पास, अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलो, सी यू लेटर, बाय बाय एवरीवन। कर सकते हो, कहाँ पे?